जब लोग कहते हैं कि इट कैन बी ईटन सेफली एज मच एज, तो उस मिथ को हम ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। सो पहला तो है, तो अब पहले पाथवे समझ लेते हैं, थोड़ी फिजियो बायोकेमी करते हैं आज। अब ये फैट को हम करते हैं कि डाइटरी फैट से कहानी शुरू करते हैं और हम पहुंचते हैं सेलुलर लेवल तक। लेट्स ट्राई दिस इफ़ वी कैन। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट बिकॉज माई बायोकेमिस्ट्री वॉज नॉट दैट गुड, बट लेट अस ट्राई एंड इवन फिजियोलॉजी कोशिश करते हैं। फैट खाया हमने, ओके अभी ग्लूकोज का सबको पता है कैसे खाया कैसे गया, वो तो विलेन बन चुका है अभी बेचारा, बैड। दैट्स व्हाट ह्यूमन टेंडेंसी, सर पे बिठाते हैं या फेंक देते हैं, राइट है ना, बीच में कुछ है ही नहीं। दे डोंट बिलीव ऑन द ग्रे शेड, राइट, वाइट और ब्लैक, है ना मैडम, या तो आप संत हो या फिर आप गए एकदम। लेट्स सी द पाथवे। फैटी डाइट लिया मैंने तो क्या होने वाला है। सो आई टुक से फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 किलो घी पी लिया, ऐसे देखते हैं और क्या करेंगे, आधा किलो घी आधा किलो तेल ले लिया मैंने। सो माई लिंगुअल लाइपेज विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट राइट अवे, बट आई कांट एब्जॉर्ब इट। देन इट विल गो इन माई स्टमक, देर इज गैस्ट्रिक लाइपेज ऑल्सो इन द स्टमक, डू सम जॉब, बट अगेन दैट इज नॉट द प्राइमरी एब्जॉर्प्शन साइड। देन इट विल गो टू माई इंटेस्टाइन्स। अब यहाँ पर रोल आ गया कि कौन काम करेगा भाई, फैट डाइट, ब्रेन ने बोला इट्स अ फैट डाइट। लिवर, डू योर जॉब। गॉल ब्लैडर, कॉन्ट्रैक्ट, गिव द बाइल। पेनक्रियाज, food is not protein rich, food is not glucose rich, food is fat rich, release your pancreatic lipase, right? And in the bile or even in the pancreatic juice, if I am not wrong, there will be some cholesterol esterase enzymes also, and there is one enzyme by name of, if I am not wrong, colipase. It also works somewhere there. सब पहुंच जाइए, पेनक्रियाटिक लाइपेज आएगा, कॉलीपेज इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द फैट डाइजेशन, बट इट नीड सम ट्रिप्सिन। तो थोड़ा ट्रिप्सिन तो निकालना पड़ेगा, प्रोटीन हो या ना हो डाइट में, अदरवाइज ट्रिप्सिन इज मेनली फॉर द प्रोटीन डाइजेशन। देन द ट्रिप्सिन इज कमिंग एंड द पेनक्रियाटिक लाइपेज इज कमिंग, द फैट इज ब्रोकन डाउन बिकॉज मेनली द एडिबल फैट इज व्हाट, ट्राइग्लिसराइड। बाकी सब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, कंटेन सम कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज इज वर्किंग ऑन द कोलेस्ट्रॉल एंड लाइपेज इज वर्किंग ऑन द फैट, द ट्राइग्लिसराइड, एंड ब्रोकन डाउन इनटू अगेन फैटी एसिड्स and glycerol definitely. Now fatty acids. Fatty acids is water insoluble and fat is lighter than water. तो तैरेगा ऊपर, तो ब्लड में जाएगा कैसे, फैट एम्बोलिज्म हो जाएगा, राइट। सो इट हैज़ टू बी पैकेज्ड इन अ वे that it can go inside or it can be absorbed in the intestines, through the intestines. तो यहाँ पर काम किसका आ गया, बाइल का। बाइल में क्या है, what is bile contain, lecithin, but mainly bile salt contain cholesterol, right? और बाइल सॉल्ट को बनने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल चाहिए ना, वो हम बाद में आएंगे। नाउ दिस बाइल इज कमिंग एंड मेकिंग लाइक अ डिटर्जेंट एक्शन, दैट वाज द जॉब ऑफ बाइल ना, मिसिल फॉर्मेशन। जो काम डिटर्जेंट करता है, साबुन करती है, वही काम बाइल कर रहा है, राइट। सो मेकिंग अ मिसिल इन अ फॉर्म ऑफ कि वहाँ पर ट्राइग्लिसराइड भी है और एक ऐसा लेयर बन गया, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी है कि ये इजीली अंदर चला जाए। क्लियर। नाउ दिस ब्रोकन फैट इज एब्जॉर्ब्ड इन द एंटेरोसाइट, इन द सेल ऑफ द इंटेस्टाइन। अंदर आकर के वो फिर से एक हो गया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो ब्रोकन था वो फिर से मिल गया। अब ये बाहर कैसे जाए, क्योंकि ब्लड सप्लाई में तो जा नहीं पाएगा बिकॉज साइज इज बिग। So anything above 12 carbon size fatty acid cannot go. 12 कार्बन से नीचे वाले डायरेक्टली जा सकते हैं, एंड हेयर कम्स द रोल ऑफ मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड। एंड व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द MCT मीडियम चेन, कोकोनट ऑयल।
तो क्या करते हैं, आपने कोकोनट ऑयल पिया तो सीधा पोर्टल वेन से डायरेक्टली गोज टू द लिवर, इट कैन। इसीलिए पेनक्रिएटाइटिस पेशेंट्स के अंदर कोकोनट ऑयल दिया जाता है, या पेशेंट जो आईसीयू में एडमिट होते हैं हु कैन नॉट हैव एनीथिंग, सो व्हाट वी डू इज वी गिव मिल्क विद कोकोनट ऑयल। आई हैव डन इट इन पीडियाट्रिक्स व्हेन आई वाज डूइंग माय पीडियाट्रिक्स, गॉट इट। and for the patients of pancreatitis where all this is a problem, this is a good option, and they gain weight after that, clear। now जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं वो तो ब्लड में जा नहीं सकते, सो वेयर विल दे गो, they will directly go in the, so as a chylomicron, now we are talking about cholesterol, lipoprotein as a chylomicron, they enter in the lymphatics, वो lymphatics में enter करते हैं directly, okay। and from lymphatics you all know about the lymphatic circulation, lymphatic, thoracic duct, cisterna chyli, and finally in the venous circulation in the larger vein में वो पहुंच गया सीधा ब्लड में। अब सवाल ये आता है कि वाई लाइपोप्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड, सीधा क्यों नहीं चला गया फैटी एसिड। आंसर इज वेरी क्लियर, इट इज हाइड्रोफोबिक। तो ये तैरेगा कैसे, तो मतलब एक्वस मीडियम ऑफ ब्लड में हाउ विल इट मूव काइलोमाइक्रॉन्स और एनी कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल और सॉरी ट्राइग्लिसराइड पार्टिकल। तो क्या किया कि अच्छा एक कुछ बनाते हैं, नेचर तो महान, सबसे अच्छा इंजीनियर तो नेचर है। तो उसने क्या किया, मैडम इमरजेंसी नहीं है तो ये स्टोरी दोबारा नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहेगी, आई एम टेलिंग यू, आई विल फॉरगेट इट। ये फ्लो में चल रहा है अभी, सच बता रहा हूँ, मैं भूल जाऊंगा फिर। सो नाउ दिस काइलोमाइक्रॉन, हाउ इट इज मेड, सो ऑल द लाइपोप्रोटीन्स वे क्या करते हैं, फैटी एसिड को बीच में रखा, मतलब एक कोर की तरफ, जैसे अंडा होता है एक कोर पर, और इधर एक लेयर बनाया ऊपर, द लेयर ऑफ प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल, ये बन गया, प्लस फ्यू मोर वॉट एवर रिसेप्टर्स एंड मोटा मोटा ये। सो द ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एंड द फॉस्फोलिपिड्स, ये बन गया। तो अब ये पैक हो गया, पैकेज मटेरियल, नहीं तो घी तो फैल जाता पूरा अंदर जा करके, तो उसको पैक कर दिया आपने एक छोटे से रैपर में और वो छूट गया अंदर। नाउ दिस काइलोमाइक्रोन हैज कम इन द लिम्फेटिक्स, क्योंकि वेन की तो ताकत ही नहीं है इसको लेने की, ये बड़ा साइज ना, वेरी लो डेंसिटी, मतलब वेरी वेरी लो, एंड इट हैज़ गॉट 90% ऑफ द ट्राइग्लिसराइड। द कंटेंट ऑफ 1 काइलोमाइक्रोन में 90% इज ट्राइग्लिसराइड, 3 to 4% is protein and cholesterol. So not all lipids are cholesterol, and cholesterol is not all bad. So now we are talking about it. खत्म ही करेंगे इसको. Now these chylomicrons are going in the circulation, मतलब lymphatics, in the major venous system. Finally, all the cells are now flooded with the chylomicron, which is very high in the triglyceride. ये हो गया फैट डाइट की बात कर रहा हूँ मैं ना, फैट में गया। अभी क्या होगा, all the cells will be utilized, has to utilize it. Now this chylomicron has to now broken down, or its content should be broken down, or something should happen where this chylomicron का एक part should be taken by the cell. Now this chylomicron is a lipoprotein, lipid and some protein is a lipoprotein. अब इसको मैनेज करने के लिए there has to be some receptors, or sorry, some not receptor will be on the cell. There will be some some apolipoproteins which will identify the receptors, and then only things can be moved between the two cells. Okay, so this chylomicron are having some B48, if I am not wrong, and some C, apolipoprotein, whatever. So these are more technical, and the HDL, I'll come to HDL later, but the flowing HDL in the blood will be giving one more ApoE and ApoC to this chylomicron. एक बार ये सब मिल गया इस chylomicron को,
Now this chylomicron will be going to the interstitium, to the capillary wall, okay, between the cell and the blood, and because of these ligands and apolipoproteins, what chylomicron has taken from the HDL, now it is identified, and to this cell this chylomicron gives the triglyceride डिलीवर हो गया फाइनल सेल में. अब तुमको जो करना है करो, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन करो, स्टोर करो, इट इज़ योर प्रॉब्लम. ओके, टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. डन. Now after giving this triglyceride component, whatever is required, the remaining becomes a chylomicron remnant. हो गया. So from chylomicron we come to now chylomicron remnant. Now this chylomicron remnant is in the blood, is flowing, but it has to be cleared. Where will it go? It will go to the liver. Fine. Now this chylomicron remnant, the job is done. So the whatever the apolipoprotein it has taken from the HDL, you know HDL na, high density lipoprotein, return to the HDL. So it returns the ApoC if I am not wrong, but it keeps the ApoE on it. And this ApoE is identified by the liver receptor, and because of this, this chylomicron is now taken remanent. Chylomicron remanent is taken by the liver. हो गया, उसने अपना काम कर दिया, अपना काम करके ट्राइग्लिसराइड पहुंचा दिया जितना पहुंचाना था हर सेल में. जो बचा हुआ रिमेनेंट था वो लिवर में आ गया. अब इसके अंदर क्या था? रिमेनेंट के अंदर बचा कुचा ट्राइग्लिसराइड था, कोलेस्ट्रॉल था, प्रोटीन मीन्स फॉस्फोलिपिड. इसका जो टीजी कंटेंट है विल बी लेस देन द काइलोमाइक्रोन, बिकॉज बाकी का तो यूज़ हो गया, सेल ने ले लिया. नाउ हेयर दिस काइलोमाइक्रोन रिमेनेंट will be utilized by the brain or broken down by the liver. Cholesterol component will be used by the for the bile salt synthesis. Bile में इस्तेमाल हो जाएगा वो. Okay, and fatty acid for the fatty acid oxidation. And जो liver will now synthesize VLDL, maybe using this or itself. VLDL synthesize होगा. That VLDL will also have some of the apolipoproteins. This VLDL will come out in the circulation. क्योंकि काइलोमाइक्रोन तो फूड वाला ट्राइग्लिसराइड लेकर के आ गया सेल के लिए. अब कंटिन्यूस थोड़ी खा रहे हो, अब हो गया काम, सब स्टोर हो गया. अब बीच में तो आप भूखे हो, तो अब उस टाइम का कहाँ से आएगा? तो VLDL विल, तो लिवर ने VLDL बनाया, उसमें ट्राइग्लिसराइड है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड्स हैं, और VLDL को बाहर भेज दिया, जा भाई जिसको चाहिए दे करके आ. लाइक लिवर जैसे करता है ना कि ग्लूकोज रिलीज करता है, ऐसे उसने यहाँ पर ये फैट को रिलीज़ किया. Now this VLDL is again going. Now this VLDL also need some of the other ligands और the apolipoprotein, वो भी वो HDL से लेता है. उसके कारण वो फिर से आइडेंटिफाई होता है सेल में, वहाँ पर फिर वो डिलीवर कर देता है अपने ट्राइग्लिसराइड को, और टीजी कंटेंट कम हो गया, साइज़ और छोटा हो गया. सो काइलोमाइक्रोन से VLDL छोटा होकर के क्या बन गया? वो IDL, इंटरमीडिएट डेंसिटी. उसने और दे दिया ट्राइग्लिसराइड टू द सेल और बन गया वो LDL. नाउ LDL की कहानी है पूरी की पूरी. क्लियर? सो LDL इज अ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. नाउ दिस LDL इज आई थिंक B100 और B48. आई एम नॉट एब्सोल्युटली श्योर, बट आउट ऑफ द टू probably B100. सो इट इज़ अ B100 एपोलाइपोप्रोटीन, B100 राइट. सो B100 का इस पर लाइगेंड है और इस पर जो साइट है आइडेंटिफाइंग B100 है. और इस LDL के अंदर इट इज़ अ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, बट इट हैज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनसाइड. गॉट इट? बिकॉज ऑफ दिस B100 and the receptors on the extra hepatic cells and the hepatic cell, which are called as the Clathrin pits, you might have read it. This is identified, and this B100 combines with the receptor. Because of this B100 it is identified, LDL combines with the LDL receptor either extra hepatic or in the hepatic, and then taken up by the cell, again hepatic or extra hepatic, and the whole cholesterol is taken inside, and it is not in the, matlab extra cholesterol is not in the blood. That is the whole concept of the cholesterol metabolism.
You got it? Now the question is why HDL is good and why LDL is bad? Because LDL is, first of all, it is having lot of cholesterol inside. LDL can be oxidized very easily, and LDL is the one which is carrying the cholesterol from all the cells to the liver. तो अगर ये बढ़ा हुआ है, if it is too much in the circulation, means something is going wrong. You got it? And because of its oxidizing potential, it is then attacked by the macrophages, inflammatory mediators and all this, and then it causes the atherosclerosis. That is the problem with the LDL. HDL क्या कर रहा है? HDL is giving the necessary, lipoproteins or necessary factors to clear up the lipids and the cholesterol from the body. That's what HDL is doing. So therefore HDL is considered to be a good cholesterol and LDL is considered to be a bad cholesterol in a layman term, and the ratio of HDL LDL is supposed to be a deciding factor in when you see the risk factor for cardiac issues or vascular issues and other things. तो ये है कॉन्सेप्ट कोलेस्ट्रॉल का. अब कहानी ये आ गई कि कोलेस्ट्रॉल तो लेकिन जब हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो वी डोंट टॉक अबाउट द कोलेस्ट्रॉल, वी टॉक अबाउट chylomicrons, we talk about HDL, LDL, right? So is cholesterol bad? Then comes the question. तो इतना जो फैट डाइट लिया उसमें कितना कोलेस्ट्रॉल? तो जब हमने 1 लीटर या मैंने 400 कैलोरीज का फैट लिया, 400 कैलोरी का फैट का मतलब हो गया मैंने ऑलमोस्ट अबाउट डिवाइड बाय 9, राइट? सो मैंने कितना हो गया 4000 कैलोरी डिवाइड बाय 9 इज ऑलमोस्ट अबाउट 400 ग्राम, 500 ग्राम फैट. 500 ग्राम फैट एनिमल या प्लांट फैट में तो कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है. प्लांट्स डोंट सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल. ओके, सो एनिमल फैट इज हैविंग द कोलेस्ट्रॉल. नाउ कोलेस्ट्रॉल is the cholesterol an essential nutrient of the body, right? Now that is the question. Essential nutrient वो होता है कि which body cannot synthesize. So it is not an essential nutrient of the body. It should be supplied from outside always. So cholesterol is a semi-essential nutrient of the body. Body can synthesize cholesterol and body synthesize most of the cholesterol what is needed. कहाँ से बनाता है body cholesterol? We spoke about it. Body makes cholesterol from all three. प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, तीनों से कोलेस्ट्रॉल बन सकता है. बिकॉज कोलेस्ट्रॉल के लिए रिक्वायर्ड क्या है? एसिटाइल को ए भूलना नहीं है, बस वो याद रखना है. एसिटाइल को ए सबसे आ रहा है. क्लियर हो गया? नाउ बॉडी में कितना कोलेस्ट्रॉल होता है एक हेल्दी इंडिविजुअल की में? अदरवाइज 35 ग्राम्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज देयर इन आवर बॉडी बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल द सेल मेम्ब्रेन्स वी हैव. फॉर द फ्लूडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन यू नीड कोलेस्ट्रॉल, एंड हियर कम्स द रोल ऑफ PUFA एंड MUFA. You need PUFA, polyunsaturated fatty acid, and they are mainly essential fatty acid. Okay, saturated fatty acid ज़्यादा लेंगे तो membrane will be very rigid. So therefore you need PUFA, but that's a different part of the story. Now हम आते हैं कोलेस्ट्रॉल पर. So कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट क्या है? बॉडी में कितना कोलेस्ट्रॉल है? एक दिन हमारे में 35 ग्राम्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज देयर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन आवर बॉडी विच इज बीइंग यूज्ड फॉर वेरियस functions in the body. What are the functions? Synthesis of cell membrane, as a component of cell membrane, maintaining the fluidity of cell membrane, the hormones, sex hormones, steroidal hormones, or are synthesis by cholesterol, and also inflammatory mediators, also the non-inflammatory mediators. So cholesterol is required by almost all of them. लेकिन 35 ग्राम कोलेस्ट्रॉल तो है हमारे अंदर, तो बाहर से लेने की ज़रूरत क्या है? एंड बॉडी कैन मेक इट्स ओन कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो फ्रॉम एसिटाइल को ए, राइट? सो what happens is we lose 1 gram of cholesterol every day. Why? Yes, 1 gram of cholesterol is lost in our fecal matter every day. Why and how? Because cholesterol is a component of the bile salt also. Bile salt, cholesterol से ही बनता है bile salt. So for whatever digestion process and all, the bile is going in the intestine. So out of them, some is absorbed through the enterohepatic circulation, but 1 gram of the cholesterol is excreted out. So this 1 gram is the cholesterol what you are losing every day from the body, and this 1 gram can be synthesized by the body. By what means? So see, lot of cell membranes are breaking every day also, na?
there's a turnover happening. So from there also cholesterol is now available, or the raw material is available for the synthesis of cholesterol. Other food material, whatever glucose, proteins and all, acetyl-CoA, lipolysis, all of them are giving the material for cholesterol. What is the main material? acetyl-CoA. हमको वो याद रखना है, बाकी सब बेकार है, वो एक हमारा लिंक है हर चीज़ के लिए, राइट? So what is the, but something has to be supplied from outside. So what is the daily recommended amount of cholesterol or allowance RDA of cholesterol is 300 milligram of cholesterol per day is what we have to take from the food, okay? And 200 milligram per day of cholesterol when we are having any of the risk factor for the heart disease. उसको हमको रेस्पेक्ट देना है और दे के रखना है. ये व्हाट्सएप पे जो चलते रहते हैं ना उल्टे सीधे कहानियाँ कि कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं होता. एक्सेस इज़ नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज वी डोंट वांट द LDL टू कॉज द डैमेज ऑफ द टू द बॉडी. और जो 35 ग्राम तो ऑलरेडी बॉडी इज़ टेकिंग केयर ऑफ. क्लियर? अब आते हैं कि भाई ये जो मैंने खाया है 500 ग्राम का फैट, इसमें कोलेस्ट्रॉल कितना है? तो अगर एनिमल फैट है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहेगा, विच आई विल गिव यू, देयर इज़ अ लिस्ट इन द प्रेजेंटेशन एंड यू विल कम टू नो कि 100 ग्राम में कितना कोलेस्ट्रॉल होता है, एंड यू विल फाइंड इट इज़ इन मिलीग्राम्स एक्सेप्ट फॉर फिश एंड समवेयर, अदरवाइज यू विल फाइंड इन मे बी इन लाइक 4 milligram, 5 milligram, 7 milligram. So until unless you are on a very high non-vegetarian diet, you are not crossing the limit if you are restricting on calories. But as soon as you go above calories and all non-vegetarian diet, then you get more of the cholesterol, more than the recommended daily allowance, and then body is not able to handle it. अब body क्या करती है? अगर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल ले रहे हो तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म ये है कि इफ़ दिस एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल गोइंग इन द डाइट, बॉडी विल ट्राई टू डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल टू सर्टेन एक्सटेंट. बट दिस इनहिबिशन और दिस फीडबैक बैलेंसिंग इज हैपनिंग ओनली इन द लिवर. बाकी सेल बनाते रहेंगे कोलेस्ट्रॉल. गॉट इट? So the dietary cholesterol provides us not more than 20% of the daily cholesterol needed by the body or lost by the body. 1 ग्राम का लूज हो रहा है, हम 200 से 300 मिलीग्राम दे रहे हैं. तो दिस और कोलेस्ट्रॉल. अब आ जाते हैं वापस उसी, तो कोलेस्ट्रॉल क्लियर हो गया सबको. सो कोलेस्ट्रॉल एंड फैट अगेन नॉट गोइंग हैंड इन हैंड. कोलेस्ट्रॉल कैन कम फ्रॉम एक्सेस ग्लूकोज, एक्सेस फैट और एक्सेस प्रोटीन. एसिटाइल-CoA. अगर आपकी एनर्जी की सप्लाई, आपकी कैलोरी की सप्लाई आपके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है तो वो सारा रॉ मटेरियल स्टोरेज के लिए भी अवेलेबल है, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए भी अवेलेबल है, वो सारा डैमेज के लिए अवेलेबल है. तो पहला प्रिंसिपल ये है कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करो बाबा. ठीक है? अब आ जाते हैं कि वो फैट गया तो अब होगा क्या उस फैट का. तो कोलेस्ट्रॉल की बात हो गई क्लियर कि वो बढ़ सकता है. और क्या होगा? और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो और क्या प्रॉब्लम होती है? इफ़ लिवर हैज़ टू टेक lot of effort to clear the cholesterol. अब ठीक है, हमने तो ले लिया, 1 किलो खा लिया, मतलब आधा किलो, 1.5 किलो हमने तो, मतलब जिसने भी जो भी नॉनवेज खाता है, आप लेते हैं नॉनवेज? अरे क्या बात है. तो whoever takes, आप तो लेते हैं. तो मान लो आपने ले लिया 1.5 किलो फिश, सुबह 2 किलो चिकन और ये. अब वो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में गया उसको मैनेज कैसे करेगा लिवर और बॉडी? तो सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल पूरा लिवर उठाएगा ताकि ब्लड में ना रहे एक्स्ट्रा. लेकिन लिवर उससे, हाउ विल लिवर गेट रिड ऑफ दैट कोलेस्ट्रॉल? लिवर विल यूज दैट फॉर द बाइल सिंथेसिस. तो बाइल विल बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, बाइल विल बी लिथोजेनिक, एंड दीज पीपल विल गेट द चांसेस ऑफ गेटिंग द गॉल स्टोन्स, अच्छे खासे बड़े बड़े. तो दीज इशूज कम व्हेन देयर इज अ वेरी हाई कोलेस्ट्रॉल, फॉरगेट द हार्ट एंड अदर थिंग्स. ओके, अब फिर से मैं उसी मुद्दे पे आ जाता हूँ कि पहुँच गया, 4000 कैलोरीज मेरे अंदर है, 1500-2000 मैंने यूज़ कर लिया. अभी 2000 कैलोरी जाएगा कहाँ? तो या तो मेरा एब्जॉर्प्शन विल बी अफेक्टेड विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बिकॉज बॉडी हैज़ द टिपिकल मैकेनिज्म. इफ यू आर ओवरलोडेड, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू ईट you will be excreting more out of the intestine, so your lipase and other things will be not functioning that well. That is the adaptive mechanism of the body कि when you eat lot of calories, not all the calories are getting absorbed. ये नेचर का अपना तरीका है. विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. और क्या होगा? चलो चला तो गया अंदर.
So that remaining 2000 calories has to be stored somewhere. लेकिन अगर वो फैट में जाता है, फैटी एसिड बन के, तो फैट तो ग्लिसरॉल को यूज़ ही नहीं कर पा रहा है, तो एडिपोसाइड के अंदर तो वो नहीं कर पाएगा अपना काम अंटिल अनलेस कि ग्लिसरॉल अगेन कन्वर्ट टू ग्लूकोज, ग्लूकोनियोजेनेटिक पाथवे पर जा कर के लेकर के आए. So not that significant adipogenesis. So where will this fatty acid go? It will remain in the blood, or there will be too much of ketones which will be formed in the blood. अब क्या हो गया, कीटोन्स बन गए, रिक्वायरमेंट आपकी जितनी है उतना तो ऑक्सीडाइज होगा, जो बचा हुआ कीटोन है उसका क्या करोगे, वो कीटोन ब्लड में रह जाएगा. कीटोन को स्टोर करने की कोई कैपेसिटी है क्या बॉडी की? बॉडी तो फैट स्टोर करेगा, ग्लाइकोजन स्टोर करेगा, प्रोटीन स्टोर करेगा, कीटोन्स कहाँ पर स्टोर करेगा? कीटोन तो आया कि यूज़ करो बाबा. So ketones will be trying to get flushed out of the kidney. So kidney is getting overloaded. Ketones are water soluble. पहला तो ये हो गया. बहुत ज़्यादा एसीटोन बनेगा बॉडी में. So एसीटोएसीटेट, हाइड्रोक्सीब्यूटारेट एंड एसीटोन. एसीटोन एनर्जी नहीं देता है. एसीटोन विल गिव बैड ब्रेथ, टिपिकल एसीटोन ब्रेथ जिसको हम बोलते हैं, और कीटोन ब्रेथ, यूरिन में स्मेल, लंग्स में जाता है कीटोन्स तो स्मेल आता है. चलो वो भी ठीक है. तो ये बचा कीटोन कहाँ जाएगा? इट विल रिमेन इन द ब्लड. अब नेचर के पास में दो ऑप्शन है बॉडी के पास में, या तो फैटी एसिड के उतर रखे उसको, या ट्राइग्लिसराइड घूमते रहें. मतलब ये बन गया अंदर आके ब्रोकन डाउन ही ना हो, रिक्वायरमेंट नहीं है तो इट शुड नॉट गेट ब्रोकन डाउन इन टीजी एंड ग्लिसरॉल, तो इन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. तो मतलब टीजीज आर ओवरलोडिंग, सो पेशेंट विल बी हैविंग हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया. कोलेस्ट्रॉल को भूल जाओ, बात ही नहीं कर रहे हैं. हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया इज अ डिफरेंट एंटिटी which itself is an independent risk factor for all the diseases what one can think of. क्योंकि the mechanism with which the triglycerides have to be should have been stored in the adipocyte, भाई एडिपोसाइड नेचर ने तो डिफेंस के लिए दिया था ना हमको, कि बाहर ही इन्फ्लेमेटरी है, अंदर रखो इनको बंद. ये ब्लड में रहेगा तो इन्फ्लेमेशन करेगा, इसको एडिपोसाइड के अंदर बंद रख दो, ये नेचर ने बनाया. अब हम एडिपोसाइड में उसको स्टोर होने नहीं दे रहे, वी आर नॉट अलाउइंग इट टू स्टोर इन द एडिपोसाइड. देन व्हाट इज हैपनिंग, इट इज़ इन द ब्लड. ब्लड में रहने के दो ही तीन तरीके हैं, इधर इट स्टेज लाइक ट्राइग्लिसराइड, थिंक अबाउट इट, और लिवर विल ट्राई टू clear it out again by same HDL, LDL and all what not. So liver is getting all the again the brunt of this. What will happen? Fatty liver, right? Third क्या रहेगा problem? Broken down हो गया and lot of ketones have come. So ketones have to go out of the kidney. So kidney is getting overloaded. In the liver, with too much of load of all those lipoproteins and all, cholesterol has to be washed out. We discussed about it, gallstone. And then comes a major problem. The excessive ketone which is not, body is not not able to handle, will remain in the blood. And when the lot of ketone remain in the blood, the pH of the blood will change and the individual will land up in acidosis. And acidosis is a life-threatening situation. Forget about diabetic, even in a normal individual.